जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 24वां टॉपिक दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए 1 बाय 1 राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला वंश आता है पल्लव वंश, ठीक ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? पल्लव वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी में था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो सिंह विष्णु था, ठीक ना। कब स्थापना किया? तो 575 से 600 ईस्वी तक, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह कौन सा धर्म मानता था? तो वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक ना। कौन? किरातार्जुनियम, ठीक ना, के लेखक कौन थे? भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 623 ईस्वी में, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी में, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी में, परमेश्वर वर्धन प्रथम 670 से 700 ईस्वी में, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी में, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी तक। यानी पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए उनके बारे में जानिए। पहला हुआ महेंद्र वर्मन, जिसका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक चला। उसके बाद है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक ना, उनका शासन 630 से 668 ईस्वी तक चला। इसके बाद है महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक ना। अब इनका कब से चला? 668 से 670 तक। परमेश्वर वर्धन प्रथम, इनका कब तक चला? 670 से 700 ईस्वी तक। और फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि 700 से 728 ईस्वी तक। और अंतिम शासक जो था वह नंदी वर्मन द्वितीय था, जो कि 730 से 800 ईस्वी तक चला। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन 880 से 903 ईस्वी तक हुआ। यानी पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? अपराजित वर्मन था, जिसका शासनकाल कितना था? तो 880 ईस्वी से 903 ईस्वी तक हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन ने किसकी रचना की? तो मत विलास प्रहसन, ठीक ना। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में वह तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। यह महेंद्र वर्मन जो था शुरू में जैन धर्म मानता था, लेकिन बाद में जो है तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर क्या बन गया? तो शैव बन गया, ठीक ना। यानी कि जैन धर्म से वो शैव धर्म को मानने लगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को लाभ हो सके। और यदि आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। महाबलीपुरम के एकास्य मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, और जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। महाबलीपुरम के, ठीक ना, एकादशम मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है? तो रथ कहा जाता है, ठीक ना। उसका निर्माण किसने किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक ना। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ठीक। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर कौन है? तो द्रौपदी रथ, ठीक, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपी कुंड और महामल्य की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुआनसांग कांची आया था, ठीक ना। नरसिंह वर्मन जो था वह वातापी कोट और महामल्य, ठीक ना, वातापी कोट और महामल्य की उपाधि धारण किया था, और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुआनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव मता अनुयायी था। इसने लोकादित्य, एकमल्य, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसे मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर जो वर्धन प्रथम था वो कैसा था? शिव धर्म को मानता था, शिव मतानुयायी था, ठीक ना। और उसने क्या किया? लोकादित्य, उसका जो उपाधि धारण किया था वो क्या क्या चीज़ का किया था? तो लोकादित्य का, एकमल्य, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि धारण की थी। और इसने ही कौन मंदिर? मामल्लपुरम, ठीक ना, मामल्लपुरम मंदिर का निर्माण, जो कि गणेश जी का मंदिर है, ठीक ना, इसने ही करवाया था। कौन? परमेश्वर वर्धन ने ही करवाया था।
मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्धन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। परमेश्वर वर्धन जो था प्रथम विद्या प्रेमी था, ठीक ना, पहला, और उसने क्या किया था तो विद्या विनीत उपाधि भी धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह देव वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की और उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया। कहने का मतलब है कि अरबों के आक्रमण के समय जो था पल्लव के जो शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक ना, उसने राजा सिंह की उपाधि, राजा सिंह का मतलब राजाओं में सिंह, ठीक, आगम प्रिय यानी शास्त्रों में प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक, ये सब इन्होंने क्या उपाधियां धारण की, ठीक ना। उसने कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया, ठीक ना। उसने कांची का क्या, कौन सा मंदिर, कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक ना। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। कौन मंदिर, कैलाशनाथ का मंदिर, ठीक ना, कहाँ करवाया था, कांची में, ठीक ना। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। और महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकम तस्वीर लगी है, ठीक ना। कांची के जो कैलाश मंदिर है उसमें पल्लव राजा और रानियों की क्या लगी हुई है, तस्वीर लगा हुआ है। आदम कद की क्या लगा हुआ है, तस्वीर लगा हुआ है, ठीक ना। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। यानी कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर था और बैंकुट पेरुमल का मंदिर, ठीक ना, मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट पेरुमल का मंदिर का निर्माण भी कौन कराया था, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब प्रसिद्ध जो वैष्णव संत थे तिरुमलाई, ठीक ना, अलवार वो क्या थे नंदी वर्मन के द्वितीय के ही मतलब समकालीन थे, मतलब उसी समय वो भी थे, ठीक ना। चलिए अब दूसरे राजवंश चोल राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चोल राजवंश, ठीक, 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ और इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजाय यानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथछन था, ठीक ना। यानी जैसे ही थी पल्लव वंश का अंत हुआ तो उन्हीं 9वीं शताब्दी में पल्लव वंश के ध्वंस अवशेषों पर, यानी उन लोगों का जो विध्वंस हो गया, जहाँ थी हुआ, खत्म हुआ, वहीं से इस स्थापित हुआ दूसरा, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, चोल वंश कहते हैं, ठीक ना। और इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो थे विजयालय थे, ठीक ना। कब किया था, 850 से 887 ईस्वी से, ठीक। इन्होंने, इनकी जो राजधानी थी वह तंजाय थी, जो आजकल तंजौर या तंजावुर के नाम से जाना जाता है। तंजावुर को वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथछन था, ठीक ना। जो तंजावुर का वास्तुकार था, जो उसका निर्माण किया, उसका क्या था, राज, ठीक ना, पेरुथछन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभदुनी मंदिर का निर्माण कराया, ठीक ना। विजयालय ने कौन सा उपाधि धारण की, नरकेसरी, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, निशुंभसुदनी नाम देवी मंदिर का निर्माण कराया। कौन, निशुंभसुदनी, ठीक ना, किसने कराया, तो विजयालय ने कराया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया वो कौन किया, आदित्य प्रथम ने किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। अब पल्लव पर जब विजय प्राप्त कर लिया आदित्य प्रथम, तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, कोदंडराम, ठीक ना। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परातंग फर्स्ट, राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय और एवं कुलोतुंग, ठीक ना। चोल वंश के जो राजा हुए उसमें सबसे प्रमुख जो राजा थे वो परांतक फर्स्ट था, राज प्रथम था, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोतुंग, ठीक ना। ये जो है चोल वंश के प्रमुख राजा थे, ठीक ना। तकोलम के युद्ध में राजकुष्ट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया और इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजा द्वितीय मारा गया। जैसे ही युद्ध हुआ किसके तारा, ठीक ना, तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक जो फर्स्ट था उसको हरा दिया और इसका जो बड़ा लड़का था परांतक फर्स्ट का, ठीक ना, राजा द्वितीय, उसको भी मतलब मार दिया, मर गया, ठीक ना।
राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पांचवा को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। ठीक ना, क्या किया, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जो राजा था महिम पंचम, वह भागकर कहाँ, श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में जाकर उसको कहाँ लेना पड़ा, शरण लेने पड़े, यानी मतलब हार गया, जिसके कारण वह वहाँ से छोड़कर ठीक ना दक्षिण श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में जाकर शरण लेना पड़ा। राजराज फर्स्ट श्रीलंका में विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुड़ी चोल मंडलम बनाया तथा पोलम रुकवा को इसकी राजधानी बनाया। ठीक ना, राजराज जो प्रथम था श्रीलंका पर जब जहाँ जीता तो उसको क्या किया कि चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया, जिसको कि क्या कहा जाता है, मुंडी चोल मंडलम। ठीक ना, और पोलनरुआ को उसने इसकी राजधानी बनाई, पोलनरुआ। राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था, इसने तंजौर में राजराजेश्वर ठीक ना का मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम जो था उस शैव धर्म को मानता था और इसने तंजौर में क्या बनाया, तंजौर में राजराजेश्वर ठीक ना मंदिर का निर्माण कराया, शिव मंदिर का निर्माण कराया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोट चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। यानी चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अगर किसी के शासनकाल में हुआ तो वो राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ। ठीक ना, इन्होंने क्या किया कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया, बंगाल के शासक महिपाल को। और उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की, तो गंगेकोट चोल की उपाधि धारण किया, गंगेकोट चोल की उपाधि धारण किया और इसकी नवीन राजधानी ठीक ना गंगेकोट चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। ठीक ना, यानी कि चोलपुरम के निकट क्या किया, चोल गंगम नामक एक विशाल ठीक ना तालाब का निर्माण करवाया। ठीक, अब चलिए चोल के काल में भूमि के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। वेलन व गई। ठीक ना, ये क्या था, भूमि है, भूमि के मतलब प्रकार। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी कि जो बेलन व गाय जो था वो गैर ब्राह्मण किसान की ठीक ना स्वामी की भूमि थी, यानी कि किसान ब्राह्मण लोग का नहीं था, वो गैर ब्राह्मण लोगों के थे। ठीक ना, ब्राह्मदेव का मतलब है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यानी कि जो ब्राह्मण को दान में भूमि दिया जाता था उसको ब्राह्मदेव कहा जाता था। ठीक, शाला भोग। ठीक ना, शाला भोग में क्या होता है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, यानी किसी विद्यालय के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको शाला भोग कहा जाता था। ठीक ना, देवदान या तिरुनर मठ कठनी। ठीक ना, ये क्या था, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, यानी मंदिर बनाने के लिए जो दिया जाता था उसको देवदान भूमि कहा जाता था। अब पलिचंददम ये क्या था, तो जैन संस्थानों को दी गई भूमि, जो जैन संस्थान को दान में दी गई थी भूमि उसको पलिचंदनम कहा जाता था। नोट, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी का सुल्तान था महमूद, वह राजेंद्र प्रथम का क्या था, समकालीन था। ठीक ना, यानी उसी के काल में वो भी था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र जो द्वितीय था वह प्रकेसरी की उपाधि धारण किया, जबकि वीर राजेंद्र जो था वह राजकेसरी की उपाधि धारण किया। ठीक ना, चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। यानी चोल लोग थे और पश्चिमी जो चालुक्य लोग थे उसके बीच जो लड़ाई होता था उसमें शांति स्थापित करने में जो अहम योगदान था वो गोवा के शासक कदम्ब शासक कौन, जयकेश प्रथम ने लोगों की भूमिका निभाई थी, मतलब मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल के ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। सोचो साला चोलवा कितना बदमाश था। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से जो मर रहा था उन्हीं से वसूल रहा था। अभाव और अकाल से ग्रस्त जो गरीब जनता था उससे राजस्व वसूल कर कहाँ देता था, चिदम्बरम मंदिर के विस्तार में करवा रहा था, यानी जो चिदम्बरम मंदिर था उसको बनवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस उक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण स्थापित किया। यानी कुलोत्तुंग जो द्वितीय थी वो कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित जो गोविंदराज यानी विष्णु की जो मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया। कहाँ फेंकवा दिया, समुद्र में। लेकिन बाद में कालांतर में क्या हुआ कि वैष्णव जो आचार्य हुए रामानुजाचार्य उसने उक्त मूर्ति को जो मूर्ति फेंका हुआ था उसको पुनरुद्धार किया।
मतलब फिर से बनवाया और उसको तिरुपति के मंदिर में जाके प्राण प्रतिष्ठापित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़न कुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। चोल प्रशासन में जो भाग ले रहा था तो उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था, और जो निम्न श्रेणी के होते थे पदाधिकारी उसको सेरुंदरम कहा जाता था, ठीक ना। और लेख के कुछ उच्चाधिकारियों को क्या कहा जाता था, उड़न कुटम, ठीक ना, उड़न कुटम कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है, राजा, सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी, ठीक ना। यानी उड़न कुटम का क्या अर्थ है कि जो हमेशा जो है किसके पास रहने वाला अधिकारी, राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोटम में, कोटम नाडु में और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। यानी कि जितना भी चोल साम्राज्य था वो कितने भागों में विभक्त था, तो 6 प्रांतों में विभक्त था। और प्रत्येक प्रांत को मंडलम कहा जाता था, और मंडलम को कोटम कहा जाता था, और कोटम नाडु में, और नाडु जो था कई कुर्मों में विभक्त था। यानी कहने का मतलब था कि जितना चोल साम्राज्य था वो 6 भागों में प्रांत में था। अब प्रांत को मंडलम कहा जाता था, मंडलम को कोटम कहा जाता है, कोटम को नाडु और नाडु को कुर्मों में विभक्त किया गया था। नाडु को स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। यानी नाडु का जो था, नाडु की स्थानीय सभा यानी गांव का, तो उसको क्या कहा जाता था, नाटुर, और जो स्थानीय सभा नगर का होता था उसको नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान और अय्यार यानी प्रधान जिसके की उपाधियां दी, और उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। कहने का मतलब है कि जो बेलाल जाति के 2 धनी किसान लोग थे वो केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, ठीक ना। यानी कि जो नियंत्रण कौन करता था, तो नाडु करता था, ठीक ना। जो भी काम का देख रेख होता था, ठीक ना, उन लोग पर अच्छा कंट्रोल करता था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में, ठीक ना, मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक ना। 3 राजा को जो अगर एक साथ सेवा प्रदान करता था तो उसको मुवेद वेलन कहा जाता था, ठीक ना। अरैयार इसको क्या है, प्रधान जैसी उपाधियां दी और केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थे। यानी चोल शासन की प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थे वो क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन, ठीक ना। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों या बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। यानी उर जो लोग थे वह क्या था, तो एकदम सर्वसाधारण लोगों की एक समिति होता था, जिसका मतलब उसका काम क्या था कि तालाब और बगीचों के निर्माण करना, जिससे गांव में जो भूमि मिल गया, ठीक ना, भूमि अधिग्रहण करना जिससे कि तालाब और बगीचों का निर्माण किया जा सके। सभा या महासभा, सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण की बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमकल्लम कहा जाता था। यह सभा वर्यम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिरों के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे, ठीक ना। सभा या महासभा क्या होता था, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण की बस्तियों की सभा थी, ठीक ना। इसमें ब्राह्मण लोग की केवल थे, जिसमें सदस्यों को क्या कहा जाता था, पेरुमकल्लम कहा जाता था, ठीक ना। यह सभा वर्यम नाम के समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक जो है गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। यानी जो सभा होता था वो कहाँ होता था, तो गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के निकट या तालाब के किनारे होती थी। अब व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था, तो नगरम कहा जाता था। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग, ठीक ना, हुआ करता था। यानी चोल जो थे भूमिकर कितने देते थे, तो 1/3 देते थे, ठीक ना, यानी 1/3 भाग। गांवों में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। यानी कि गांव में जो कार्य समिति की सदस्यता, ठीक ना, वेतनभोगी के जो रखे जाते थे, ठीक ना, उसको क्या कहा जाता था, तो मध्यस्थ कहा जाता था, ठीक। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता पहला है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। यानी कि अगर कोई भी इसके सभा के सदस्य बनना चाहेगा तो उसमें नियम था कि पहला कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है।
अगर मान लिया जाए जहाँ से भू राजस्व वसूला जा रहा है वहाँ के आप नहीं हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। उनके पास अपना घर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि उनके पास क्या होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि उसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, तो 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक ना। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा कंडीशन क्या है कि उन्हें वेदों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक, पांचवा है कि प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक ना। यानी प्रशासन के मामले में तो जानकारी, रूल रेगुलेशन का फॉलो करने आना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऑनेस्टली फॉलो करे, ईमानदार होना चाहिए, ठीक ना। छठा पॉइंट था, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। और जो छठा कंडीशन था कि अगर पिछले लगातार 3 साल से आप सदस्य रहे हो तो किसी और समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं, ठीक ना। सातवां कंडीशन है कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। वाह क्या बात है, पहले ही कि बहुत अच्छा था, ठीक ना। उसने कहा है कि अगर अपने या कोई सखे संबंधियों के खाते की जमा नहीं कराया है तो, ठीक ना, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। आजकल ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, आजकल सब लड़ लेता है। सरकार कहती है कि नहीं लड़ना है, लेकिन नल जल योजना के सब पैसा खा गया तब वो मुखिया फिर चुनाव लड़ जाता है, ठीक ना। ये है नीतीश की सरकार। चलिए देखिए आगे, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या दान में दी गई भूमि को वाणदेव कहलाती थी। यानी कि ब्राह्मण को जो कर मुक्त भूमि अगर दिया जा रहा था तो उसको क्या कहा जाता था, चतुर्वेदी मंगलम, ठीक ना। और दान में दी गई भूमि को ब्राह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना, या चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था, तो पदाती सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में कौन सोने का सिक्का चलता था, तो कलंजू। तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कि कोलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी, ठीक ना। तमिल कवियों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो जयगोंदर, ठीक ना, कवि था। जो क्या लिखा, कोलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। किसका था, कोलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। और उसकी जो रचना है उसका क्या नाम है, कलिंग तुपर्णी, ठीक ना। कंबन, ओठ ओठ टकू टन टन एवं पुगललेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है, तो कंबन को, ओट टक्कू टन टन और पुंगलेंदी, नाम थोड़ा अटपटांग है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। पंप, गोन और रत्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप, पोन और कन्नड़ रत्न को कन्नड़ साहित्य का क्या कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन के ने तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है और उसने चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोलकला का साहित्य सार और निचोड़ कहा जाता है, ठीक ना। पर्सी ब्राउन ने किसको, तंजौर और जो बृहदेश्वर का मंदिर था उसको भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है, ठीक ना। और चोलकालीन जो नटराज की प्रतिमा है उसको चोल साहित्य का सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक गिनी जाती है। यानी चोल जो कांस्य की प्रतिमा थी वो संसार के सबसे कांस्य प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। सोचिए, शिव संत इंसानी शिव ने राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शिव संत जो ईशान शिव थे वो राजेंद्र प्रथम के क्या थे, गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। और चोल काल का 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो कि एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसको तनियर कहा जाता था। यानी कि जो बड़ा बड़ा गांव होता था जो इकाई के रूप में काम किया जाता था उसको क्या कहा जाता था, तो तनियर कहा जाता था, ठीक ना। उत्तर मेरूर शिलालेख जो कि सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। उत्तर मेरूर जो शिलालेख है जो कि ग्राम सभा का विस्तृत वर्णन उसमें उपस्थित है, उस किसका काल का है, तो परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। पहले कहाँ थे, तो उरेयूर थी, फिर तंजोड़ थी, फिर गंगेकोट थी, फिर चोलपुरम थी और लास्ट में कांची हुआ। यानी कि जो कालक्रम के अनुसार जो है वो उसका राजधानी है। तो पहला कौन है, तो उरेयूर, फिर है तंजोड़, फिर है गंगेकोंड, फिर है चोलपुरम और फिर कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। यानी कि जो सड़क की देखभाल होती थी चोल काल में कौन करती थी, तब बंगाल समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। और जो चोल काल में वस्तु जो है अगर आदान प्रदान करते थे तो उसका क्या चीज था, तो धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे।
वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। ठीक ना। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह में कौन कौन थे? तो वलंजियार, नानादेशी और मणिग्राम। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि चोल काल में विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता था? तो अलवार कहा जाता था और शिव के उपासक को नयनार कहा जाता था। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल घंटा को जरूर दबाइए ताकि आने वाला जो नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में राष्ट्रकूट वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।